जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। अभी यूएस ने जो म्यांमार की मिलिट्री है, जो जिसने वहाँ पे कू किया है और जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड एक आंग सान सू की जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया है और कहा है कि भारी फ्रॉड हुआ है इलेक्शन में, उसकी वजह से हम सरकार गिरा रहे हैं। और जितने आंग सान सू की समेत और भी जितने लीडर थे उनको जेल में डाल दिया है एक मैसिव अरेस्ट के तहत। तो उसी के बाद में जो बहुत सारे वर्ल्ड लीडर हैं उन्होंने म्यांमार को म्यांमार की जो मिलिट्री उसको क्रिटिसाइज़ किया है और उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं। तो उसी के बाद में म्यांमार यहाँ है, आप ये वर्ल्ड मैप में ये है म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, और ये नागालैंड को टच करता है। और इसी के साथ आइए देखते हैं। तो ये एक मैप है म्यांमार का, ये एशिया में ये म्यांमार का मैप है। और यंगून जो पहले रंगून जिसका नाम था, तो ये इसकी, और ये एक तरह से जो बंगाल की खाड़ी है ये बहुत उसको मतलब एक तरह से इसके बहुत सारे कोस्टल एरिया हैं और सितवे पोर्ट को कोलकाता से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है वो भी एक तरह से इंडिया का प्रोजेक्ट है जो म्यांमार के साथ में कर रहा है इंडिया। इसके साथ में जो बहुत सारे डिस्कशन के बाद में और जितने भी स्ट्रेटजिक बैलेंस के बाद में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका है, वहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट्स आता है उसको प्रेसिडेंट को वो एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। जैसे इतने दिन तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था 2016 से 8 नवंबर 2016 से एक तरह से जनवरी के लास्ट वीक से पहले 2020 तक। उसके बाद में अब ये 2024 तक चलने वाला है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो बाइडेन हैं उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जितने भी एक तरह से मिलिट्री लीडर हैं जिन्होंने म्यांमार में कू किया है उनके ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अप्रूव किया है। तो उसी के बारे में आइए आगे देखते हैं। और ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, उनके जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं और उनसे जो बिज़नेस लिंक्ड हैं वो सारे के सारे सैंक्शन किए गए हैं इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत सॉरी। और जो एक तरह से ब्लॉक किया गया है एक्सेस जो उनको मिलता था $1 बिलियन का, वो भी फंड एक तरह से यूएस से अब नहीं जाएगा। और ये डिसीज़न जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है वो ये उनका पहला सैंक्शन है जब से वो पावर में आए हैं पिछले मंथ जनवरी से। तो इसके बाद उन्होंने जो सैंक्शन लगाया है उसमें बहुत ही सावधानी बरती है, क्योंकि सैंक्शन जो म्यांमार में के हेल्थ केयर प्रोग्राम हैं और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, उन लोगों पे नहीं लगाया है, सिर्फ मिलिट्री को हार्म करेगा ऐसा सैंक्शन लगाया है। और उन्होंने अपना जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो भी वहाँ नहीं बदला है। जो थॉमस वाजदा हैं अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ की एम्बेसी में, म्यांमार की एम्बेसी में, जो यूएस की एम्बेसी है उसमें जो थॉमस वाजदा हैं वो अभी भी एम्बेसडर रहेंगे। तो ये बाइडेन ने सैंक्शन उनका सैंक्शन क्या है वो आइए देखते हैं। इनका जो सैंक्शन है, इन्होंने पूछा है कि जो सिविलियन लीडर इंक्लूडिंग आंग सान सू की हैं उनको क्यों एक तरह से डिटेन किया है या क्यों अरेस्ट किया है। और जो वहाँ के लोग हैं जो अपने जो एक तरह से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाना एक तरह से अच्छा नहीं है और उनकी आवाज़ को पूरा दुनिया देख रहा है। और उनकी आवाज़ को एक तरह से और भी एक तरह से सार्थक किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी, ऐसा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि जो वायलेंस एक तरह से
प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनके खिलाफ जो वायलेंस किया जा रहा है, जो डेमोक्रेटिक राइट उनके छीने जा रहे हैं, उनको एक तरह से, और जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको छोड़ें, नहीं तो एक तरह से फर्दर एक्शन लिया जा सकता है जो वहाँ की मिलिट्री है उसके खिलाफ़। तो और इसके अलावा यूएस ने पहले से ही जो म्यांमार की मिलिट्री लीडर्स हैं उनको पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया था, क्योंकि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स इशू थे उसकी वजह से पहले से ही वो एक तरह से ब्लैक लिस्टेड हैं। और इसके अलावा जो और भी जितने भी उनके एक तरह से यूएस से उनको जितनी भी बेनिफिट हो रही थी जो यूएस एसेट्स से बर्मीज़ गवर्नमेंट में, वो सारा का सारा फ्रीज कर दिया, अब उनको नहीं मिलेगा। उसमें एक ही एक तरह से अपवाद है, जो सिविल सोसाइटी हैं, हेल्थ केयर हैं, और भी जो एक तरह से कंट्री के बेनिफिट हैं या कॉमन पीपल को जो एक तरह से लाभ पहुंचाते हैं, उनको छोड़कर सारा का सारा एसेट फ्रीज कर दिया है कि मिलिट्री अपने गलत प्रयोग में न यूज़ कर पाए प्रोटेस्ट को दबाने में, या जो डेमोक्रेटली लीडर हैं इलेक्टेड उनको एक तरह से ज़्यादा परेशान करने में। तो ये जो मिलिट्री है बर्मा की, वो एक तरह से क्यों अपना एक तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है, या क्यों बार बार, क्योंकि इससे पहले भी आ चुकी है। जो आंग सान सू की हैं ये इंडिया में पढ़ के गई हैं, इनके एक तरह से फादर के समय में भी ये ऐसा बहुत सारा एक तरह से कू उन्होंने भी फेस किया था। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, लेडी श्री राम कॉलेज से। और इसके अलावा जो आंग सान सू की हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है। बाद में इनसे ले लिया गया था क्योंकि रोहिंग्या इशू के चलते। और इसके अलावा जो म्यांमार है वो एक डीप स्टेट में अब जा चुका है। डीप स्टेट वो होता है जहाँ पे मिलिट्री का राज आ जाए, जैसे पाकिस्तान, वो भी एक डीप स्टेट है। तो इस तरह से है। तो ये जो मिलिट्री का हिस्ट्री है वो एक तरह से वहाँ पर बहुत मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है वो म्यांमार में। और म्यांमार में बहुत सारे जो एक तरह से इंसर्जेंसी ग्रुप हैं, कम से कम बहुत सारे हैं, मतलब थाउजेंड्स की एक तरह से काउंटिंग में हैं, बहुत सारे हैं। तो वो भी कभी कभी समय समय पर एक तरह से अपना एक तरह से एजिटेशन करते हैं। जो यूएस है और बाकी जो गवर्नमेंट हैं, उन्होंने एक तरह से डेमोक्रेटिक को इस्टेब्लिश करने के लिए जो म्यांमार में है उसको जो सिविलियन रूल है उसको धीरे धीरे एक तरह से उसको सपोर्ट किया, और मिलिट्री रूल को जो था पहले से उसको धीरे धीरे ख़त्म करने की दिशा में प्रयास किया। क्योंकि ऐसा बहुत सारे देश थे जहाँ पे मिलिट्री रूल था। जब 1947 में बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, 1945 जब वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, द्वितीय वर्ल्ड वार 1939 से 45 तक 6 साल तक चला था। तो उसके बाद में यूएस इंश्योर कर रहा था कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में जो सिटीजन्स का या जो वहाँ के पब्लिक हैं उनका रूल आए। तो इसी की कड़ी में यहाँ भी डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन कर रहा था। इसके अलावा जो यूएन ह्यूमन राइट कमीशन है उसके 47 मेंबर, जिसकी बॉडी जिनेवा जो उसका एक तरह से काम करने का स्थान है वो जिनेवा में स्थित है, उन्होंने भी एक तरह से अभी जो इस समय ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो क्राइसिस चल रहा है उसको भी एक तरह से स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया और उसको टेकल आउट करने के लिए एक तरह से विचार विमर्श किया। इसके अलावा जो अलग अलग देश हैं, यूएस के अलावा जो अलग अलग देश हैं उनके क्या रिएक्शन है वो आइए देखते हैं। न्यूजीलैंड ने एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन किया है इसके ख़िलाफ़। उसने अपने जितने भी मिलिट्री और हाई लेवल पॉलिटिकल कांटेक्ट थे वो सारे सस्पेंड कर दिए न्यूजीलैंड। और इसके अलावा बहुत सारे जो एड और जितने भी एक तरह से बेनिफिट पहुंच रहे थे म्यांमार को थ्रू न्यूजीलैंड, वो सारे ब्लॉक कर दिया है न्यूजीलैंड ने। और इन्होंने कहा है कि हम इनकी जो लेजिटिमेसी है उसको पहचानते नहीं, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। जो डेमोक्रेसी थी वहाँ पे वो दोबारा आनी चाहिए, ऐसा न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नैनिया माहोता उन्होंने कहा है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का क्या रिएक्शन है वो जो ब्रसल्स है उनके जो ईयू फॉरेन पॉलिसी चीफ हैं जोसेफ बैरेल,
उन्होंने कहा है कि हम 22 फरवरी को एक तरह से 27 नेशन मिलके एक ब्लॉक बना के जो एक तरह से म्यांमार को एक तरह से म्यांमार के ऊपर बढ़ाएंगे इकोनॉमिक प्रेशर, ताकि सैंक्शन लगा के, ताकि वो ज़्यादा दिन सस्टेन ना कर पाए और डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुआ था वही दोबारा आए, और जो डीप स्टेट में चला गया या मिलिट्री रूल आ गया है वो ख़त्म हो। और सैंक्शन करेंगे जो इंडिविजुअल बिजनेसमैन हैं जो म्यांमार मिलिट्री से हैं और या ओन करते हैं वहाँ के बिज़नेस, उनको सैंक्शन करेंगे और उनको रोकेंगे। और इसके अलावा जो 2014 में ग्रांट किया था 850 मिलियन यूएस डॉलर, उसको भी सैंक्शन करेंगे। और जितने भी एक तरह से डेवलपमेंट के लिए स्पेशल ग्रांट जो दिया गया था या ड्यूटी फ्री या कोटा फ्री एक्सेस दिया था आर्म एमुनिशन, वो भी एक तरह से रीअसेस करेंगे, क्योंकि जितना भी जो वहाँ पे काउंटर इंसर्जेंसी के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आर्म और एमुनिशन दिया गया था वो वहीं के लोगों के खिलाफ प्रयोग कर रही है मिलिट्री, तो इसको एक तरह से रोक दिया जाएगा। ये ईयू का डिसीजन है। और अदर जो नेशन है उनका क्या है, मलेशिया और इंडोनेशिया, क्योंकि आसियान में म्यांमार भी है जो जिसमें जो साउथ ईस्ट एशिया है, और जो एक तरह से ईस्ट एशियन जो ईस्ट एशियन नेशन है वो सारे इसमें आते हैं आसियान में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार भी है। तो जो इंडोनेशिया और मलेशिया इन दो कंट्री ने कहा है कि हम जो डिस्कस करेंगे म्यांमार की सिचुएशन, यह एक मेंबर स्टेट भी है आसियान का। और लेकिन जो आसियान है इसका जो प्रिंसिपल रहा है वो नॉन इंटरफेरेंस ऑफ इंटरनल ईच अदर इंटरनल अफेयर, मतलब किसी के आंतरिक अफेयर में दखलंदाजी का या दखल देने का इसमें प्रिंसिपल नहीं है। तो इसकी वजह से जो कंसेंसस है, अगर एक भी नहीं सहमत होता है तो ये अपने आप कट जाएगा। तो इसलिए ये इंडिविजुअल कोई भी एक तरह से कंडेम कर सकता है, और आसियान के मन से ये मुश्किल दिख रहा है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट बाइडेन है उन्होंने सारा जितना भी एसेट था वो फ्रीज किया है जो म्यांमार को पहुंच रहा था, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सैंक्शन लगाया है म्यांमार में पहली बार जब से वो अभी जब से पावर में आए हैं। और इसका बेस है जो, और इसके अलावा जो डेनियल सुलिवियन हैं, सीनियर एडवोकेट हैं ह्यूमन राइट फॉर रिफ्यूजी इंटरनेशनल, इनका कहना है कि इनके और जो डेरेक मिशेल हैं फॉर्मर यूएस एम्बेसडर म्यांमार के, उन्होंने कहा है कि जो वाइटल नेशंस हैं जैसे जापान, इंडिया और सिंगापुर, या इन लोगों का जो एक तरह से इन्वॉल्व हैं, एक तरह से स्ट्रांग रिस्पांस दे रहे हैं अभी ये। और इंडिया का जहाँ तक इंस्टास है, क्योंकि इंडिया के बहुत ज़्यादा एक तरह से सितवे टू कोलकाता पोर्ट है और कालाधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, तो इन दो प्रोजेक्ट की वजह से एक तरह से वेट एंड वॉच की और एक तरह से पॉलिसी पे है, और भी इंडिया बहुत ही अपना एक तरह से देख रहा है सारा कुछ। इसके अलावा जो चाइना और रशिया हैं वो लोग एक तरह से उन्होंने वीटो कर दिया जब और ज़्यादा सैंक्शन लगाने को यूएन में कहा गया म्यांमार के ऊपर। ये चाइना और रशिया म्यांमार को फुली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्योंकि चाइना के इंटरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा म्यांमार में, और रशिया एक तरह से, रशिया और चाइना का कॉमन एनिमी जो है वो यूएस है, तो इसलिए दोनों साथ में हैं यहाँ पे। और इनका जो इस बार का सैंक्शन लगा है इस पे भी ऑब्जेक्शन रेज किया है। इनका कहना है कि अभी मिलिट्री की भी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे इलेक्शन में फ्रॉड हुआ हो, ऐसा ये लोग कह रहे हैं जो रशिया और चाइना के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो यूएन में जिन्होंने वीटो किया है। इसके अलावा जो ये हेल्प भी दे रहे हैं, और एक तरह से इसके अलावा जो म्यांमार है उनका क्या कहना है, म्यांमार में एक तरह से इस समय गलियों में बहुत ज़्यादा एक तरह से पिछले 2-3 हफ्तों से एक तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और वहाँ पे रबड़ की गोलियाँ फायर्ड की जा रही हैं इनके जो प्रोटेस्टर हैं उनके खिलाफ़। और जो आंग सान सूकी की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको एक तरह से गवर्नमेंट जो वहाँ की मिलिट्री, उसने कहा कि ये फ्रॉड है, ये इलेक्शन में धांधली हुई है, हम इलेक्शन को नहीं मानते हैं, और एक तरह से बहुत से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं और उनको जेल में डाल रहे हैं।
तो और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के लोग थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे उनको भी एक तरह से जेल में डाल दिया। उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है जो 2020 का इलेक्शन हुआ था। और इसके अलावा जो पावर को ग्रैब्स करने की यहाँ पे एक तरह से रस्साकसी चल रही है, मिलिट्री चाहती है कि वो पावर में रहे। तो देखते हैं लेजिटिमेसी किसकी रहती है या क्या आगे होता है। इसी के साथ में जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।